सो फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं जिससे हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें से एक था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्जेस को शिफ्ट करके, मतलब एक दूसरे के ऊपर रब करके चार्जेस शिफ्ट कर सकते हैं। सॉरी, तो वो थी हमारी रबिंग। जैसे हमें ठंड में हमें अपने हाथ गर्म करने होते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। बचपन में हम स्कूल में गेम खेला करते थे, रूलर होता था स्केल, उसको हम सर पे ऐसे पुश करते थे, ऐसे रब करते थे और उसके बाद हम उसको स्मॉल पीसेस को पेपर से चिपका लेते थे। तो ये सब मेथड्स जो थी वो रबिंग इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट था। आजकल लोग करते हैं प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठ के शॉल या कोई वुलन क्लॉथ से ऊपर रब करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पे स्टैटिक चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो स्लाइड करते हैं प्लास्टिक पर, तो आप देखना कई बार उनकी बॉडी चार्ज हो जाती है, पर छुओ तो एक स्पार्क निकलता है। दीज आर दी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, दैट इज द फ्रिक्शनल वन। तो उसी का आज हम एक एग्जांपल देख रहे हैं इस वीडियो पर कि अगर हमें ग्लास रॉड को लेकर किसी सिल्क के क्लॉथ पर रब कर दें तो वो ग्लास रॉड जो होती है वो कैसी हो जाती है, खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। दिख रहा होगा आपको, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? बाय शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट टू सिल्क, इसका मतलब है कि ग्लास रॉड को जैसे ही सिल्क के कपड़े पर, ये जो है वो सिल्क का कपड़ा है और ये जो है ये हमारी ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड को जैसे ही हमने सिल्क के कपड़े पर रब किया, है ना, ये है ग्लास रॉड और ये है हमारा सिल्क का कपड़ा। तो सिल्क के कपड़े पे हमने जैसे ही रब किया तो देखो उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स उस पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, और ये ग्लास रॉड खुद जो थी वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिवली लिख दिया है, इट इज ऑल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? मतलब इसके पास सबसे ज्यादा खुद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती, शिफ्ट करके खुद कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। अब दो ग्लास रॉड को अगर हम आजू बाजू रखते हैं तो वो ग्लास रॉड एक दूसरे से कैसी हो जाएंगी, रिपेल, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर है? ये एक एग्जांपल था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। आइए नीचे देखते हैं क्या है इसके बाद। मैं अभी अभी पेन टैब से ज्यादा हैबिचुअल हुआ नहीं हूँ एक्चुअल में चलाने पर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होती है। देखिए क्या क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल था मेरा, रब अ प्लास्टिक रॉड विथ वूल और अ कैट फर। जो बिल्ली के बाल होते हैं उसके ऊपर अगर अपन प्लास्टिक रॉड को फेरते हैं तो प्लास्टिक रॉड विल गेट नेगेटिवली चार्ज। तो ये आपको याद रखना है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन दैट एमसीक्यूज, है ना। ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर करके खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जबकि प्लास्टिक रॉड को अगर हम वूल और कैट फर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल लॉ है बेटा, इसको याद रखना। ये हम अपनी लाइफ में याद नहीं रखते हैं बिल्कुल। इसको याद रखना, कभी इस नाम से आ गया ना तो आप देखोगे ही नहीं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मीनिंग क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हमारी जबान पे हमेशा हमको याद रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका नाम है फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? दोनों एग्जांपल आई होप समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, property which distinguish the two kinds of charges are called polarity of charge। polarity भी कोई आपसे definition पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप, what is the polarity? polarity is nothing, it's a property जो distinguish करे कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो हमारी लाइफ में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादातर पढ़े हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। जैसे सेल पर होता है पोलैरिटी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम सप्लाई की बात करें एसी डीसी की, तो डीसी पर होता है सप्लाई, है ना, एसी पर नहीं होता, डीसी पर ऑलवेज होता है सप्लाई।
पोलैरिटी, सॉरी। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि किसने दिया, हु सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वांटम ऑफ चार्जेस, किसने सजेस्ट किया कि क्वांटम ऑफ चार्जेस जो है क्वांटिटी मतलब हमको चार्जेस को गिनना है, किसने सजेस्ट किया था? तो भाई किसने सजेस्ट किया? फैराडे ने सजेस्ट किया। किसके बेस पर? फैराडे का एक लॉ था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के हिसाब से सजेस्ट किया था कि क्वांटम ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। ऐसे ही मिलिकन्स थे, मिलिकन्स, तो मिलिकन्स ने सजेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ने सजेस्ट किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कब? 1912 पे। ये सब चीजें उस पर आने वाली है हमारे एमसीक्यूज पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर, कि मिलिकन ने किस बेस पर सजेस्ट किया क्वांटम थ्योरी और फैराडे ने किस बेस पर सजेस्ट किया क्वांटम थ्योरी, है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा है टॉपिक, इसको लेकर आते हैं ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा से ही पता होगी। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिमिलरली द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी बॉडी किसी भी सिस्टम पे जो चार्जेस हैं वो हमेशा फिक्स होंगे, उनमें कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज डाला नहीं जा सकता, ना उनसे चार्ज निकाला जा सकता अगर वो आइसोलेट है। आइसोलेट का मतलब होता है जैसे कोरोना टाइम पे हमने पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया, मतलब एक कमरे में बंद। तो एक बॉडी आपने ले जाकर रख दी, ना उसमें से किसी बॉडी का अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन हो रहा है, ना कोई इससे कांटेक्ट हो रहा है, तो उस बॉडी में जितने चार्जेस आप रख के आए थे वो तो फिक्स ही होंगे। तो इसलिए अपन बोलते हैं टोटल चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड इसी का स्टेटमेंट, electric charges can neither be created nor be destroyed but they can only be transformed from one body to another body। the two statements are there, जैसे 10th में अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, दो स्टेटमेंट थे। ऐसे ही याद रखेंगे अपन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्जेस हमेशा कांस्टेंट होते हैं। दूसरा, चार्ज को कभी ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बस ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिजन पर। फिजन क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल है बेसिकली, कैसे हम देखते हैं इसको। देखिए एग्जांपल, फिजन ऑफ न्यूक्लियस बाय न्यूट्रॉन। हमारे पास यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92 और एटॉमिक मास कितना है? 235। तो ये पूरा यूरेनियम में हमने किसका रिएक्शन कराया? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 और मास कितना होता है? 1। इन दोनों को हमने जैसे ही किया तो देखो जरा इस पे क्या अंतर आया, ये ब्रेक हुआ। फिजन मतलब, फिजन का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रेक। ऐसे बड़ी दिक्कत गंदी राइटिंग आती है इसमें मेरी। ब्रेक होता है, फिजन मतलब ब्रेक। तो फिजन मतलब ब्रेक थोड़ा साफ लिख देते, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये व्यक्ति इतने साल से पढ़ाता है और कैसी गंदी राइटिंग लिखता है। एक्चुअल में पेन टैबलेट का जो मेरा पेन है उस पर मेरा ये भी हैबिट नहीं पड़ी है। तो फिजन मतलब, अब देखिए थोड़ी सी अच्छी तो आ गई यार, कोशिश तो करेगा रोज आ जाएगी। फिजन मतलब ब्रेक, टूटना। तो 92 जो टूटा वो काय में टूटा? बेरियम पर। ये हो गया हमारा 56 और क्रिप्टॉन यानी 36। 56 और 36 हो गया 92, 0 का 0 एज इट इज। और देखिए 141 और 92 कितना हो गया? 141 और 92। तो देखिए 2 और 1 3 और 4 और 9 13, तो और 1 का 1 112, यानी ये हो गया 233। 233 कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 3 प्लस एनर्जी। तो अगर अपन देखें तो 56 36 और 3, ये 3 किसको डिनोट कर रहा है? तो 56 36 और 3, 3 इंटू 0, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? न्यूट्रॉन का 0। तो टोटल कितना हो गया? 0 प्लस 92, तो टोटल 92 बना।
ये 3 इंटू 0 तो 0 हो गया। क्लियर है? तो ये फिजन था, फिजन मतलब ब्रेक हो रहा था, तो ब्रेक होने में कोई भी चीज देखो लॉस नहीं हुई, जितना था उतना नहीं। क्लियर है? एटॉमिक नंबर वैसे भी आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मतलब क्या फर्क पड़ता है किस पर, मास पर। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। रिलेटिविटी की थ्योरी, रिलेटिव मतलब किस किस की रिलेटिव, स्पीड, किसी भी मास की स्पीड और उसका चार्ज। तो इसके हिसाब से मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड एज पर द गिवन रिलेशन। एक छोटा सा पत्थर अगर आपको फेंक कर मार दिया जाए ऐसे धीरे से, तो आपको ज्यादा तेज नहीं लगेगी। ठीक है? जैसे बंदूक की गोली ले लें, बंदूक की गोली हाथ में लो आप और किसी को फेंक के मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगी नहीं, ऐसी लगेगी थोड़ी सी। लेकिन अगर वही जब रिवॉल्वर से चलती है तो वो हमारे शरीर को बिल्कुल पेनिट्रेट करके आर पार निकल जाती है। तो क्या फर्क पड़ा, किसी भी छोटी सी बॉडी का जो मास है वो बढ़ता है किसके साथ, स्पीड के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई बुलेट, है ना, बुलेट को बहुत हाई स्पीड से कहीं फेंकते हैं तो क्या होगा, स्पीड की वजह से उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बेटा, एक रिलेशन होता है P is equal to mass into velocity, that is the momentum। मास कुछ भी फिक्स रखो, अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। ठीक है? तो रफ्तार से कोई छोटी सी भी चीज फेंकोगे तो वो उसकी मास बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? तो मास किसी भी पार्टिकल का क्या कहलाएगा, मास ऑफ दैट पार्टिकल एट रेस्ट, दिस इज द मास ऑफ सेम पार्टिकल एट वेलोसिटी v। मतलब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो उसका मास कहलाएगा m, और अगर वही पार्टिकल बिना वेलोसिटी के है तो उसका मास कहला जाएगा m0। तो टोटल रिलेशन ये होता है m is equal to m0 under root 1 minus v square upon c square, where v is the velocity of the particle, c is the speed of light। ठीक है? रिलेशन याद रखना। तो अब आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज ज्यादा हो नहीं सकती। तो स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, और द मास विद द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास एट रेस्ट। क्लियर हुआ? चलो, नाउ बेसिक, व्हाट इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा सा अगर आप सबको याद हो तो ग्रेविटेशन का लॉ होता था बेटा, ग्रेविटेशन का फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 और होल डिवाइडेड बाय r का। सिमिलरली अपन क्या बोलते थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो सेम फोर्स यहाँ पर भी है, बस एक इस पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। याद रहेगा, फोर्स हमारा कहाँ पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, ना कि ग्रेविटेशन का। तो कूलम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये फोर्स ग्रेविटेशन का तो हमेशा कैसा होता था, अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो उस टाइप के फोर्स के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया, तो ये लॉ दिया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। तो ये लॉ स्टेट ये करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसी भी दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाला। पहली चीज याद रखेंगे, जैसे यहाँ मास का प्रोडक्ट है, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स मतलब अगर एक Q1 है और एक Q2 है तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर, जैसे ये होता है। तो सेम ही, बस यहाँ G लगता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब हमारा लगेगा K कांस्टेंट।
वो के जो होगा वो दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ आए हम थोड़ा सा नीचे और ज्यादा आ जाते हैं नीचे। ठीक, ये फोर्स एक्ट होता है किस पर? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के बीच में ही डायरेक्ट होता है फोर्स। तो जैसे Q1 और Q2 दो हमारे चार्जेस हैं, ये लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर, सेपरेट किया है दोनों को कितने डिस्टेंस से r, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा F, या तो वह अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन नेचर कैसा है दोनों चार्जेस का। आप समझ ही गए होंगे, अगर दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव लगेगा, एक अट्रैक्ट और अट्रैक्टिव कब लगेगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अपन ने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ दोनों को कंबाइन करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K क्या है बेटा यहाँ पर? एक मिनट, ना के क्या है यहाँ पर? तो के आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करता है मीडियम पर। अभी हमारे इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम था? दैट इज द फ्री स्पेस। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। 10th में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करती थी, ऐसी परमिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? दोनों ही चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है 9 into 10⁹ किसकी वैल्यू है ये? के की। इस के को डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं। अब इसका याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द यूनिट। यूनिट क्या कहलाती है? इसकी यूनिट कहलाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आया? ये ऐसे आया, के को यहीं रखो, आर को ले जाओ फोर्स के पास, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, ये लिख दी न्यूटन। आर की कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर, ये लिख दी मीटर स्क्वायर। Q1 का है नापे जाते हैं कूलम में, तो कूलम का स्क्वायर नीचे आएगा, क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? कूलम स्लो आ जाओ। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हमने मान लिया Q1 और Q2 कितना है? 1 कूलम। R कितना मान लिया? 1 मीटर। तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 1 Q2 1 और 1, तो कितना हो गया? 9 into 10⁹9। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अपन 1 जूल 1 न्यूटन की डेफिनेशन देते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे अपन। यहाँ पर अपन बोलेंगे बेटा एक कूलम ऑफ चार्ज, वो एक कूलम ऑफ चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसा चार्ज होता है जो रिपेल करता है इक्वल और सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज को, जो एक ही कूलम का होगा, या तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे एक एक कूलम के, या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो एक कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज है जो रिपेल करे किसी इक्वल और सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज को with a force 9 into 10⁹9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर रखते हैं तो, क्लियर है? अब आपकी एक चीज बचती है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तब तक के लिए इतना रिवाइज करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मेरा नंबर जो होगा वो वीडियो लिंक पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।